नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की ओर बढ़ रहा है झारखंड। सीएम हेमंत सोरेन ने अनलॉक को लेकर आम जनता से सुझाव मांगे हैं, जिस पर लोगों ने पाबंदियों के साथ अनलॉक करने का सुझाव दिया है। ऐसे में 3 जून के बाद लॉकडाउन में कई तरह की छूट मिल सकती है। अनलॉक की ओर बढ़ता झारखंड, सीएम ने आम जनता से मांगे सुझाव। झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ने लगी है। एक्टिव केस 10,000 से नीचे आ गया है। ऐसे में झारखंड अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। 3 जून के बाद लॉकडाउन में बड़ी छूट मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने खुद इसके संकेत दिए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर अनलॉक को लेकर लोगों से सुझाव मांगे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि साथियों, कैसा होना चाहिए अनलॉक 1। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरे लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है, इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होनी चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। अनलॉक के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लोगों से सुझाव मांगे जाने का कांग्रेस ने स्वागत किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री मनमानी के बजाय जनवाणी सुनने में विश्वास रखते हैं। इससे यह साबित हो गया कि महागठबंधन के दूरदर्शी मुखिया मनवानी सुनाने के बजाय जनवाणी सुनने में विश्वास रखते हैं और लोगों की राय के अनुसार ही वो निर्णय लिया करते हैं। अनलॉक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सरकार को सप्ताह में 2-2 दिन सभी दुकानों को खोलने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यापार का वर्गीकरण कर दुकान खुलने का दिन बांट दिया जाए, जिससे आम लोगों के साथ व्यवसायियों को भी राहत मिलेगी। वहीं रांची के लोगों ने भी दुकानें खोलने और दैनिक मजदूरों को राहत देने की मांग की है। 2 बजे तक यदि रहती है दुकानें खुली तो हम लोग 2 बजे तक तो जा नहीं पाते हैं मार्केट करने। 2 बजे तक तो सारा घर में ही हम लोग का सारा समय बीत जाता है, बाकी शाम में तो सब बंद। सबसे तो मेन है जो रोज डेली कमाता है वो लोग के लिए तो हर साधने खत्म हो गया है, तो वो तो जरूरी है कि जो मेन है जो डेली कमाने वाला है वो लोग को सबसे पहले छूट मिलना चाहिए। जैसे टेम्पू हुआ, साग सब्जी वाला हुआ, चाहे जो रोजगार डेली वाला है वो लोग को जल्दी मिलना चाहिए। झारखंड में 3 जून तक सुरक्षा सप्ताह लागू है। इस दौरान सिर्फ 2 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है। वहीं सरकारी दफ्तर में भी सिर्फ 33% कर्मचारी आ रहे हैं। लेकिन राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के सुस्त पड़ने के बाद 3 जून के बाद और ज्यादा छूट मिल सकती है। लेकिन कई लोगों ने पाबंदियों के साथ अनलॉक करने का सुझाव दिया है, ताकि जीवन और जीविका चल सके और कोरोना की दूसरी लहर से भी निपटा जा सके। रांची से अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ 2 बड़ी सफलता मिली है। गुमला में पुलिस ने जहां मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया, वहीं बोकारो में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया और पुलिया के नीचे रखे केन बम को डिफ्यूज कर दिया। झारखंड में लाल आतंक का होगा खात्मा। गुमला में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। बोकारो में नक्सलियों की साजिश नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला के कुरुमगढ़ के मरवा जंगल में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर नक्सलियों की तलाश में पुलिस जंगल में घुसी थी। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने खास महल परियोजना के पास मुख्य सड़क पर बने पुलिया के नीचे से एक केन बम बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो सीआरपीएफ 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है, इसको लेकर वो दोनों वहाँ पे पहुंची थी और वहां से उसको हटा के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल दोनों जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक दिन में नक्सलियों के खिलाफ मिली 2 बड़ी सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट। इधर बारिश ने जमशेदपुर में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सोनारी में आदर्श नगर में जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानी बढ़ गई है।
पानी पानी जमशेदपुर। सीवरेज सिस्टम की खुली पोल, घरों में घुसा पानी। यह नजारा है झारखंड के मिनी मुंबई कहे जाने वाले जमशेदपुर का। सड़कें लबालब भरी हैं, घरों में पानी घुस गया है, कमान में रखे सामान सड़ रहे हैं, और ये सब यास तूफान के दौरान महज चंद दिनों की बारिश से हुआ है। यूं कहें जमशेदपुर में सोनारी के आदर्श नगर का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है और लोग परेशान हैं। और हम लोग अपने से क्या बोलेंगे, पंपिंग करते हैं, पंपिंग करके पानी निकालते हैं। निकालने का रास्ता भी ड्रेनेज पूरा भरा हुआ है पानी का, तो इसलिए हम लोग का पानी निकल रहा है। क्या क्या नुकसान हुआ? मेरा तो नहीं, मेरे बिल्डिंग में हुआ है। घर का पानी, घर का सामान सब बहुत बर्बाद हो गया है, क्योंकि घर के अंदर में पूरा कमर तक पानी, सब नीचे फ्लोर का सब घर का यही हाल है। हमेशा परेशानी होता है। 1 मिनट अगर आप वहाँ जा सकते हो, चलिए मेरा घर देखिएगा, मेरा सोफा, फ्रिज, तीनों अलमारी सब डूब करके मेरे घर में पानी इतना है। अभी भी चलिए देखिए, हमेशा ऐसे ही परेशानी है, हमेशा कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। हर साल स्टार्ट भी नहीं हुआ? नहीं, स्टार्ट भी नहीं हुआ। देख लीजिए 4 घंटे का बारिश में हम लोग सीढ़ी में, मेरा 4 बच्चा और हम लोग बैठ कर जागे हैं। आदर्श नगर सोसाइटी के पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तक पानी में डूब गई है। फिलहाल बारिश रुकने के बाद धीरे धीरे पानी निकलना शुरू हो गया है। वैसे जमशेदपुर के आदर्श नगर का यह इलाका हर साल बरसात के दिनों में पानी में डूब जाता है, लेकिन ना तो प्रशासन का इस तरफ ध्यान है और ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि का। न्यूज़ 18 झारखंड के लिए अभिनव की रिपोर्ट। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 4 में बारिश से भलोटा कंपनी की 4 दीवारी का बड़ा हिस्सा गिर गया, जिसके बाद कई घरों में पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वार्ड पार्षद को दी, जिसके बाद मलबा हटाने का काम शुरू हुआ, लेकिन घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, तुमको नहीं बोल रहा यार। कल रात में भुलटिया कंपनी का जो बाउंड्री था वो रात में पानी में टूट गया, क्योंकि उसका पानी का निकास सही नहीं था, जिसके चलते पूरा बाउंड्री टूट गया और लगभग 50 घरों में पानी घुस गया। सुबह जब इसकी जानकारी हुई तो हमने पार्षद को फ़ोन किया और पार्षद ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लेबर को भेजा, और लेबर को भेजने के बाद अभी प्रबंधन से ही बात हुई, प्रबंधन ने भी अपने कुछ लेबर को भेजा है। तो अभी हम लोगों की कुछ डिमांड्स हैं कि भाई पानी निकलने का एक स्थायी समाधान निकले, जिन लोगों के घर में पानी गया है उन लोगों को मुआवजा मिले, क्योंकि कुछ घर ऐसे हैं जिसमें अब एक खाने का एक दाना भी नहीं है। झारखंड के किसानों को बहुत ही जल्द उनके धान का बकाया पैसा मिलेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि इसे लेकर अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यास तूफान से किसानों की फसल बर्बाद का आकलन कृषि विभाग कर रहा है। अगली कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दी जाएगी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड के किसानों को अब तक धान का दाम नहीं मिल पाया है। 50% के करीब ही भुगतान हो पाई है। हमारे साथ राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं। बादल जी, जो जानकारी मेरे तक पहुंची है, 943 करोड़ रुपए के करीब देना है और 477 करोड़ के करीब ही भुगतान हुआ है। ये जो विलंब है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से, ऐसा क्यों हुआ और कब तक आप पूरा पैसा देने जा रहे हैं? तो चीज़ों को मैं लगातार मॉनिटर कर रहा हूं और देरी, इसमें सिस्टम को फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। अनुभवों से सीखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन जो है, चैनल ज़्यादा हो गया, पेमेंट सिस्टम में चैनल ज़्यादा हो गए हैं, जिसके कारण देरी होती है। इस बार हम पदाधिकारियों से बात किए हैं कि चैनल को कम करना है, डिसेंट्रलाइजेशन करना है, और हमें जब पैसे देने हैं तो समय पर देने हैं। कुछ जो अनुभव से भी सीखा जाता है। हालांकि हमने न्याय किया है इतना जल्दी किसानों को। अब 20 सालों का आकलन देखिएगा तो इतना जल्दी और इतनी बड़ी मात्रा में इस बार डबल लक्ष्य रखा गया, और अगले साल इसका भी डबल लक्ष्य रखेंगे। हम किसानों से वास्ता रखते हैं। अभी जो यास तूफान ने जो तबाही मचाई है, इसका सबसे बड़ा अगर कहीं कोई असर पड़ा है तो किसानों पर पड़ा है। आप भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिलों के दौरा कर रहे हैं, प्रमंडल का दौरा कर रहे हैं।
विभाग की तरफ से इन किसानों के लिए राहत भरी क्या खबर है? विभाग क्या कुछ करने जा रही है ऐसे किसानों के लिए? सबसे पहले यास एक आपदा था, तो उसमें विभाग हमेशा कोऑर्डिनेशन करके काम करती है, अकेला कोई श्रेय नहीं ले सकता, टीम वर्क होता है। तो हमने तैयारियां की हैं और लगभग जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुआ था, आपने देखा होगा, तो उसमें 1,30,00,000 रुपया विभिन्न जिलों को भेज दिया गया। 3 जिलों से रिपोर्ट नहीं आया हुआ, तो ये कह सकते हैं कि पहले संवेदना होती थी लेकिन डिलीवरी नहीं होता था। लेकिन इस बार मैं डिलीवरी मैकेनिज्म पे मैं जोर दिया हूं कि लोगों को आखिर मिलता कब तक है। हमने 1,30,00,000 रुपया भेज दिया। सभी डीसी को का भेजना बड़ी बात नहीं है, जो प्रभावित हुए उनके हाथ में पैसे देना बड़ी बात है। ये आप कब तक सुनिश्चित करते हैं? इन सब चीजों को मॉनिटर करें। सरकार आकलन कर रही है और अगली कैबिनेट में इस आकलन के बाद राशि की घोषणा भी कर दी जाएगी। किसानों को कितनी बड़ी राहत पहुंचाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के जरमुंडी इलाके के सहारा और चोरडीहा गांव में कई एकड़ में काजू का बागान है, जहां करीब 3,000 से ज्यादा काजू के पेड़ हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के अभाव में ये काजू बर्बाद हो रहे हैं। काजू की उचित कीमत नहीं मिल रही है। आसपास के लोग कच्चे काजू को तोड़कर 40 से 50 रुपए किलो की दर से बेच देते हैं। 2 साल पहले तत्कालीन उपायुक्त मुकेश कुमार ने चोरडीहा के काजू बागान का निरीक्षण किया था। तब उन्हें इसे काजू के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने की बात कही थी, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगने से काजू बर्बाद हो रहा है। जरमुंडी प्रखंड मुख्यालय से 9 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। चोरडीहा ग्राम में हम लोग इस वक्त खड़े हैं और हमारे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये है काजू का पेड़। ये तकरीबन सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये काजू का जो पेड़ है, यहाँ पर 3,000 काजू के पेड़ तकरीबन मौजूद हैं और हर एक पेड़ से 10 से 20 किलो काजू की उपज होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर देखरेख की, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की उदासीनता और देखरेख के अभाव में, जो प्रोसेसिंग है उसके अभाव में ये प्रतिवर्ष होने वाले यहाँ पर कई कुंटल काजू जो है वो राहगीरों के निवाला बन जाता है। ऐसे में अगर यहाँ प्रोसेसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी जाती है तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उसको रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, साथ ही साथ सरकार को भी इसका मुनाफा मिल पाएगा। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार। झारखंड की 36 लड़कियां तमिलनाडु में फंसी हैं। सभी लड़कियां संथाल परगना की है। इनमें से ज्यादातर दुमका की बताई जा रही है। सभी तिरुपुरा इलाके के एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करती हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण अब ये वापस लौटना चाहती हैं, लेकिन फैक्ट्री मालिक इन्हें वापस आने नहीं दे रहे हैं। ऐसे में लड़कियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर घर वापसी की गुहार लगाई है। लड़कियों ने धनबाद के शुभ संदेश फाउंडेशन से संपर्क किया है। उनका आरोप है कि फैक्ट्री मालिक का कहना है कि उसने एडवांस में पैसा दे रखा है। ऐसे में पैसे वापस किए बिना वो घर लौट नहीं सकते। हम लोग तमिलनाडु आए हुए थे और यहाँ अचानक लॉकडाउन की वजह से राज्य के बेड़ू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। महिला और बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हैं। रोगा डी पत्रा टोली गांव निवासी बिरसा उरांव की पत्नी होलिका तिग्गा को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन CHC लेकर आए थे, जिसके बाद उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। CHC की डॉक्टर प्रियंका ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं। बच्चों का वजन 2.5 किलोग्राम है। वैक्सीनेशन को लेकर रांची में फैशन डिजाइनर्स भी सक्रिय हो गए हैं। वैक्सीनेशन के दौरान कंफर्ट कपड़े तैयार करने में राजधानी की वुमेन फैशन डिजाइनर खासी मशक्कत कर रही हैं। उनकी माने तो महिलाएं फैशन को काफी करीब से महसूस करती हैं। वे लगातार उनके संपर्क में हैं और वैक्सीनेशन के लिहाज से तैयार की गई ड्रेस उन्हें काफी पसंद भी आ रही है। रांची के फैशन डिजाइनर से बात की हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। वैक्सीनेशन को लेकर रांची का फैशन वर्ल्ड भी जाग चुका है। खासकर वैसे लोग जिनकी नज़र फैशन पर काफ़ी करीब से रहती है, उन लोगों ने वास्तव में कपड़े भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ यहाँ पर रांची में कुछ फैशन डिज़ाइनर से उनसे बात करेंगे कि वास्तव में वैक्सीनेशन को लेकर आप लोगों ने एक रेंज तैयार की है कपड़ों की। वास्तव में क्या सोचकर ये आइडिया कैसे आया आप लोगों के दिमाग में?
वैक्सीनेशन में अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि अभी समर का सीज़न है, गर्मी का मौसम है, तो कंफर्टेबल कपड़े तो चाहिए ही, जैसे आप प्योर कॉटन या लेनिन में पहनिए। उसके साथ साथ आपको ये जो आर्म्स में आपको जो वैक्सीनेशन लगता है, तो ऐसा ना हो कि आप फुल स्लीव्स पहन के जा रहे हैं या 3/4 स्लीव्स पहन के जा रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। आपको स्लीव्स ऊंचा करना है या कभी बहुत टाइट आपने पहन रखा है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको स्लीव्स में परेशानी हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ डिज़ाइनिंग की है, जिसमें या तो आपको कोल्ड शोल्डर या शॉर्ट स्लीव्स या फिर कोल्ड शोल्डर स्लीव्स या ऑफ शोल्डर स्लीव्स, वैसे में कुछ ट्यूनिक्स है, कुर्तीज़ है, या फिर आपकी स्लीव्स इतनी लूज़ हो कि आप आराम से उसको ऊपर कर सके, जिसमें आपको आसानी हो कि अपने आर्म्स में आप वैक्सीन इजीली ले सके। पहले आपका कोविड था तो हम लोग ने मतलब कि मास्क शुरू कर दिया था कि जिसके साथ मास्क हो। अब जब वैक्सीनेशन हुआ तो हमें पता चला कि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है स्लीव्स ऊपर करने के लिए, तो फिर हम लोग ने उनके लिए है ना पोंचू स्टाइल्स, कफ्तान स्टाइल्स टाइप के स्लीव्स बनाने लग गए, जो लूज़ रहते, ढीले रहते हैं, तो आप आराम से जाइए, आपको बस थोड़ा सा ऊपर करके लेके आप वापस जा सकते हैं। तो इससे लेडीज़ लोग को बहुत कंफर्टेबल हुआ और वो फैशनेबल भी बहुत है, तो वो आपका मतलब कि सेफ्टी भी हो गया और फैशन भी हो गया। वैक्सीन तो आम लोग लगा ही रहे हैं, लेकिन वैसे लोग जो वास्तव में ये सोच के वैक्सीन लेने जाते हैं कि उन्हें वास्तव में एक अच्छा लुक भी चाहिए, कंफर्ट तरीके से वैक्सीन भी उनकी हो जाए और एक हंसते हुए घर से जाएं और अच्छे से हंसी के साथ, एक खूबसूरती के साथ वापस घर लौटें। खास फैशन का साथ यही एक वैक्सीनेशन कनेक्शन है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें जारी है, यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।